हाय एवरीवन, सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम रोजाना आपसे मिलती है और कुछ ना कुछ आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ में कुछ सेशन शेयर किए हैं जिसमें मैंने आपसे सीयूटी एग्जामिनेशन के एग्जाम सिलेबस, उसके एग्जाम पैटर्न, उसके मार्किंग स्कीम के बारे में बात करी है। किसी दूसरी वीडियो में मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी है और उसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में लास्ट 3 इयर्स में क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस है। हम जानेंगे कि 2022, 2023, 2024 में किन किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जवाब है जी हाँ। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इन के एनालिसिस से ये समझ में आता है कि एग्जामिनर किन चैप्टर के प्रति ज्यादा उसका रुझान है, कहां से वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर इन 3 सालों में वो ट्रेंड हमें समझ में आ जाता है तो हम पहले पहले अपने स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान उन चैप्टर को पहले फोकस करेंगे, उन पर पहले कमांड लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम अपने सीक्वेंस पे जिस चैप्टर को पहले बाद में देखना है उनको हम देखेंगे। बट पहले हम उन चैप्टर पे काम करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम पिछले साल के पेपर को उठाकर देखेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है कि आपको पहले ये देखना है कि किन चैप्टर्स से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर ऐसे कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा वेटेज है। ये आज का हमारा मोटो है। बट जब हम पीवाईपीज और पीवाईक्यूज देखते हैं तब हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि एक चैप्टर में कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि वेटेज वाइज कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने पढ़ते समय उनका सीक्वेंस हमें कैसे रखना है, किसको हम पहले कर लें, किसको हम बाद में रख लें, इसमें हमें आसानी, हमें हेल्प मिलती है अगर हम इसको जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक कॉलम है जहां पर आपके पास में टॉपिक्स लिखा हुआ है, फिर 2024, 2023, 2022 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है, उन सभी को मैंने लिख दिया है। तो हो सकता है कि किसी टॉपिक से किसी साल कोई भी सवाल ना आया हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस ये देखना है कि अच्छा वेटेज क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। उसी हिसाब से हम उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर अपना जो इनपुट है या हम उसको उतना इंपॉर्टेंस देंगे अगर उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो 2024, 2023 और 2022 में मिनिमम 2 सवाल और मैक्सिमम 3 सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसका मतलब 2 से 3 सवाल एग्जामिनर यहाँ से आपसे अभी भी आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेटेज की अभी। फिर हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ पर 2024 में 1 सवाल, 2023 में 2 सवाल और 2022 में भी 2 सवाल पूछे गए, यानी कि 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से भी अभी तक पूछे जा रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में इनका वेटेज बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इनका वेटेज बढ़ेगा क्योंकि ये टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर बेसिक बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपने जो भी रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस पढ़े थे, उनके डोमेन और उनके रेंज पढ़े थे, उन्हीं का यूज यहाँ पर होता है। बट यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वेटेज है आने वाले समय में बढ़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 सवाल पूछे गए, ये 2 से 3 या 2 से 4 सवाल भी हो सकते हैं। और ये आपके सिलेबस का पहला, है ना, यूनिट होता है। अगर आप कोई भी स्टैंड बुक पढ़ेंगे तो रिलेशंस, फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पहला यूनिट होता है। तो इस पर आप बहुत ज्यादा टाइम भी देते हो अपने बोर्ड्स के दौरान, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि इनका वेटेज आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिर हम बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। तो यहाँ पर आप देखोगे 2024 में 9 सवाल, 2023 में 10 सवाल और 2022 में 5 सवाल पूछे गए। किसी एक चैप्टर से 9 से 10 सवाल पूछने का मतलब ये है कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर या वो टॉपिक हो जाता है जहां से इतना बड़ा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो वेटेज है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ में सीयूटी में कितना है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल आते हैं बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, है ना। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, ऑर्डर पर बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड सवाल आते हैं, इनवर्स पर बेस्ड सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आपने जो कुछ भी बेसिक पढ़ा हुआ है उस पर बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग
ये टॉपिक बन जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वेटेज भी बहुत ज्यादा है, और आने वाले समय में इसका वेटेज जो है वो लगभग लगभग इतना तो रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पेपर में जो 50 सवाल आते हैं उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और अगर उसमें से 9 से 10 सवाल एक चैप्टर से आ रहे हैं, एक टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो इस चैप्टर पे अच्छी कमांड करिए। बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही आसान है, पढ़ना और समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो यहाँ से 3 से 5 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 4 5 सवाल यहाँ पर हर साल पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक अच्छा, है ना, टॉपिक है, और ये भी स्कोरिंग टॉपिक है। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जब हम इसको बोर्ड के लिए तैयार करते हैं, तो वहां पर इन्हीं टाइप के सवालों को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग होती है। मैं कहना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम पूरा सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर हमसे जो सवाल पूछता है उसमें हमेशा ये बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर जो k है, कोई कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू निकालो, और वहां पर हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इनके सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, चाहे वो कंटिन्यूटी हो चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी हो। इसमें डिफरेंशिएशन के सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छा वेटेज है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर बेस सवाल आते हैं। आपका पिछले साल तो टेंजेंट नॉर्मल पे भी सवाल आया था, इस साल नहीं आया था 2024 में। मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है। अप्रोक्सीमेशन का सवाल भी पहले देखा गया, इस साल नहीं देखा गया, बट यहाँ पर ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर सबका जो बेसिक है वो है आपका डिफरेंशिएशन। आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद में अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंशिएशन के पॉजिटिव नेगेटिव पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि पांच छह सवाल यहाँ पर आपसे पूछे गए, जो कि काफी अच्छा वेटेज है। इंटीग्रल्स, जिसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व आपका आता है। ये इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रिवर्स हैं। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, या स्पेशल इंटीग्रल पर बेस सवाल होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस सवाल आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, और यहाँ से भी आपको देख रहे हैं कि 2022 में 7 सवाल पूछे गए थे, 2024 में 4 सवाल पूछे गए थे, 2023 में 3 सवाल पूछे गए थे। तो काफी अच्छा वेटेज है यहाँ पर भी, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को हम अलग कर दें, मैंने इंटीग्रल में डेफिनेट, इनडेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व तीनों मिलाकर आपको बोला था, बट वहां पर सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन के 4 सवाल यहां पर पूछे गए थे, और 3 सवाल यहां पर पूछे गए थे, यानी कि 7 सवाल आपसे पूछे गए थे 2024 में, जो कि काफी अच्छा वेटेज है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अगर हम बात करें तो 3 3 और एक भी सवाल 2022 में नहीं पूछा गया था। बट यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व के सवाल आते हैं, कई बार ऐसा सवाल भी आता है जहां पर आप फॉर्मूले से भी उसको कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जो आपका फिगर बन रहा है वो ट्रेपेजियम बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको इंटीग्रेशन से ही करो, आप उसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, बट बच्चे डरते हैं, बट इस पर अगर आप कमांड कर लोगे तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, और 3 सवाल कम नहीं होते। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 3 7 और 4, 2024 में 3 सवाल, 23 में 7 सवाल, और 2022 में 4 सवाल पूछे गए थे। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एग्जामिनर के पास में वो आपसे ऑर्डर डिग्री के सवाल पूछ सकता है, तो सिंपल ऑर्डर पूछ लेगा, सिंपल डिग्री पूछ लेगा, या तो फिर सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ये पूछ लेगा। या तो फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो गिवन इक्वेशन आपको दी गई है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इस साल आपके पेपर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस्ड एक मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है, अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, और मजेदार टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो अगर आप इस चैप्टर पे कमांड करते हो तो 3 से 7 सवाल, मैक्सिमम 7 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज 5 सवाल मान सकता हूँ कि आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। वेक्टर एंड 3D जो कि काफी वास्ट है ना, काफी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, है ना। उसके बाद फिर आपका 2 लाइंस हैं तो उनके बीच का
शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो गया, दो लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया, फिर प्लेन आ गया। तो काफी वास्ट है, काफी वेक्टर फॉर्म हो गया, किसी लाइन का वेक्टर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो काफी वास्ट है, काफी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं तो आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो काफी चीजें यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, काफी ऑप्शंस हैं एग्जाम के पास क्वेश्चंस बनाने के। तो वेक्टर इन 3D से आप देख सकते हो 5 सवाल 2023 में, 7 सवाल 2024 में और 13 सवाल 2022 में पूछे गए थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से आपको 10 सवाल, 7-8 सवाल किसी पेपर में, अगर आप मान लीजिए 2025 में पेपर देने जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 7-8 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। अगर हम एलपीपी की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे बात करें, तो 2, 3, 4 सवाल यहाँ पर 2022, 2023, 2024 में देखने को मिले। और यहाँ पर जो सवाल आते हैं बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एलपीपी बहुत बेसिक तरीके से भी पढ़ा है कि भैया आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आपको कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, तो उस कंस्ट्रेंट के बेसिस पर डायग्राम कैसे बनेगा, और उसके बाद में आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर आपको जेड मैक्स जेड मिन निकालना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना पड़ता है उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डायग्राम बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसके हिसाब से कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। तो आपको फिर वो देखना पड़ता है कि टूवर्ड द ओरिजिन आपका जो है वो शेडेड रीजन है या आउटवर्ड है, वो बाहर की तरफ है। तो अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान टॉपिक ये बन जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से 5-6 सवाल मिल जाते हैं, बट ये चैप्टर मायने मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही आसान और स्कोरिंग है। बट दिक्कत ये है कि बच्चे जो हैं बहुत आखिरी में पढ़ते हैं, स्कूल में भी बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। इस वजह से बच्चा जो है इस टॉपिक को बहुत कम पढ़ता है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं होता इस वजह से। बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, कोई आपको अच्छे से पढ़ा देगा, तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्कोरिंग, मतलब बहुत ही आसान जो है सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको एनालाइज कर लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक हेल्प और कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो चलो आपने बता दिया, बट अगर कोई 4-5 चैप्टर आप बता दो तो हम वही पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले इन टॉपिक्स पर फोकस करते हो तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसका 90% सिर्फ इनसे कवर हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट आपका पेपर आने वाले 10 सालों में कैसा भी बने, कैसा भी बने, बट अगर आप इन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड कर लेते हो तो आपका जो 90% है पेपर में वो आप यहाँ से अचीव कर लोगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि वो जो 90% मैं आपसे बोल रहा हूँ वो तो मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में आपको 50 में से 40 ही करने होते हैं। तो आप वो भी अचीव कर लोगे अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, वेक्टर इन 3D ज्योमेट्री हो गया, एलपीपी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ, ठीक है, तो मैट्रिसेस से आपके जो सवाल पूछे गए थे वो 2024 की बात कर रहा हूँ, वो 9 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कितने पूछे गए थे? 9 सवाल पूछे गए थे। तो ये 9 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपसे सवाल कितने पूछे गए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। मैं यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस अच्छे से बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपसे 6 सवाल पूछे गए थे, तो अगर आप इसको लिख लेते हो तो ये 6 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। इंटीग्रल से आपके पास 4 और 3 मेरे ख्याल से 7 सवाल यहाँ से पूछे गए थे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रल्स हो गया और ये 4, तो 4 और 3 7 सवाल यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम वेक्टर 3D की बात करते हैं तो यहाँ से 7 सवाल आपसे पूछे गए थे। ठीक है, एलपीपी के 2 से 4 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 सवाल यहाँ पर पूछे गए। और यहाँ पर आपसे सी एंड डी से पूछे गए थे 5 सवाल। ठीक है, कितने पूछे गए थे? 5 सवाल। अब आप इसका टोटल करके देख लो। ठीक है, आपको 50 में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन कंपलसरी नेचर के होते हैं, और सेक्शन बी में जो B1 B2 होता है ना, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें आपको 35 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 9 और 6 15 और 7 22 29 और ये 33 और ये आपके हो गए 38। तो लगभग 38 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए। आपको करने कितने थे? 40 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इन टॉपिक पे अच्छा कमांड कर लेते हो तो भी आप सारे सवाल करने लायक बन जाओगे। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ईमानदारी से करो। बस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव के वो कम आएंगे। यहाँ पर पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा
अहमियत दो, उनकी प्रैक्टिस करो। जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करना है, और अपनी जो माइंडसेट है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं कि यार किस तरह के सवालों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा आपको है ना सीखना है। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हो और इस ऑर्डर में भी कर लेते हो, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिर ये और फिर ये, तो अगर आप इस ऑर्डर में भी कर लेते हो, जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हो जाओगे। ठीक है, बट आपको ईमानदारी से पढ़ना है और सही कंटेंट पढ़ना है, सही चीज पढ़नी है। ठीक है, चलिए, और आखिरी में मैं हमेशा आपको कुछ टिप्स देता हूं, और ये टिप्स कॉमन टिप्स होती हैं, हमेशा आपने देखा होगा, तो क्योंकि जेन्युइनली वही टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास 12 तक के सिलेबस पे फोकस करना है। अपना बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ईमानदारी से करो, सीयूटी की एग्जामिनेशन की तैयारी अपने आप हो जाएगी। साथ ही साथ पीवाईपीज और पीवाईक्यूज देख लो, आपको एक माइंडसेट समझ में आएगा एग्जामिनर का। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आ जाएगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं और यहाँ जो आते हैं उसमें हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। दूसरा, वहां पर जो हम सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर जो हम सोल्यूशन करते हैं उसमें भी बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पर हमें टाइम ज्यादा मिलता है, यहाँ पर हमें टाइम कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं। तो अपनी अप्रोच पे भी आपको काम करना है, अपने थॉट प्रोसेस पे भी काम करना है, अपने कैलकुलेशन पे भी काम करना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपको समय की अहमियत शुरू से पता हो। आपको पता होना चाहिए कि भैया वहां पर समय बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर मुझे पेपर पूरा आता भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं गिवन टाइम पीरियड में वो पेपर सॉल्व नहीं करता। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप शुरू से करोगे तो फिर आपको फायदा होगा। साथ ही साथ सबसे पहले किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, उसके बाद अपने आप को चेक करो, है ना, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद में जब आपको रिजल्ट मिलता है तो उसका एनालिसिस करो, उसको अच्छे से समझो कि कहाँ पर मैंने क्या किया, क्या चीज मैं सही सोच के कर रहा हूँ बट वो गलत हो गई, गलत हुई तो कैसे गलत हुई, कंसेप्चुअली में गलत हूँ या कैलकुलेशन वाइज गलत हूँ। कैलकुलेशन अगर गलत है तो उसको सुधारा जा सकता है, बट अगर कंसेप्चुअली अगर आप गलत हो और आपको नहीं पता है तो आप हमेशा वो गलती करोगे। तो फिर आप फिर से रिविजिट करो उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को, उन कंसेप्ट को रिवाइज करो सबसे पहले, अच्छे से कमांड अपनी लेके आओ उस टॉपिक पर, फिर से अपने आप को टेस्ट करो। और जब तक आप अच्छा नहीं कर रहे हो तब तक आगे मत बढ़ो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, टेस्ट भी दे दिया, अब मैं आगे के चैप्टर कर लेता हूँ, ये मैं बाद में देख लूंगा, मुझे पता तो चल गया। बट उसमें आपका लॉस होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, चीजें पढ़ोगे, वहां पर भी बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होती जाएंगी। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार फुल एंड फाइनल करके ही आगे बढ़ो, ताकि आपको ये हमेशा एश्योरेंस रहे कि यार जो भी मैंने पढ़ लिया अभी तक उसके वेटेज के हिसाब से मैं इतना तो सिक्योर कर लिया मैंने, है ना। अब अगर उसमें भी डाउट आ रहा है, उसमें भी हमें सुधार की जरूरत है और उस पर हमने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शुरू से एक माइंडसेट रखो कि जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप बहुत ज्यादा सीखोगे। आप क्लासरूम में बैठ के सिर्फ ये सीख सकते हो कि सवाल को कैसे करना है, बट अगर सवाल करने के बाद गलत हो रहा है या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको पेपर का एनालिसिस करते समय ही पता चलेंगी। तो इसको 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 बहुत इंपॉर्टेंस दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, समझाया गया, सिखाया गया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर सेशन फ्रूटफुल था तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमसे कुछ और चीज़ें चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।